स्टूडेंट्स, मैग्नेटोस्टैटिक्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज, किसी गतिशील आवेश पर लगने वाला बल। एक साइंटिस्ट थे ओरेस्टेड। कौन से साइंटिस्ट थे? ओरेस्टेड। उन्होंने अपने एक एक्सपेरिमेंट में ये बताया कि कोई गतिशील आवेश जो है, एक मूविंग चार्ज जो है, वो मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, वो चुंबकीय प्रभाव को उत्पन्न करता है। और उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया वो एक करंट कैरिंग कंडक्टर को, एक धारावाही चालक को किसी कंपास के पास ले गए। जब वो किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को कंपास के पास ले गए तब उन्होंने ऐसा फील किया कि जो निडल है कंपास की जो सुइयां हैं उनमें विक्षेप हो रहा है, उनमें डिफ्लेक्शन हो रहा है, और जो डिफ्लेक्शन है उसकी डायरेक्शन सेम है जो कि करंट की डायरेक्शन है। जो धारावाही चालक है उसमें जो करंट फ्लो हो रही है, जो धारा प्रवाहित हो रही है, उसकी जो डायरेक्शन है वही डायरेक्शन किसकी है? जो निडल है उनकी भी सेम डायरेक्शन है जब उनमें डिफ्लेक्शन होता है, विक्षेप होता है तब, और उसके आसपास एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। उन्होंने क्या बताया? डिफ्लेक्शन होने की वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है कंपास के आसपास, जिससे उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला, उन्होंने ये एक्सपीरियंस किया कि अगर कोई मूविंग चार्ज है, करंट कैरिंग चार्ज है, गतिशील आवेश है या धारावाही चालक है, तो वो मैग्नेटिक इफेक्ट को प्रोड्यूस करता है, चुंबकीय प्रभाव को उत्पन्न करता है। ऐसा बताया ओरेस्टेड ने अपने एक्सपेरिमेंट के द्वारा। उन्हीं की बात को फॉलो करते हुए एक साइंटिस्ट थे लॉरेंज। कौन थे? लॉरेंज थे। और उन्होंने भी इन्हीं को फॉलो करते हुए ये बताया कि अगर कोई मूविंग चार्ज है, गतिशील आवेश है, जो कि किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखा हुआ है, एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है, तब उस पर चुंबकीय बल लगेगा। जब वो मूव कर रहा है, जब वो गति कर रहा है और किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया है एक आवेश को, तब ही उस पर चुंबकीय बल लगेगा। अदरवाइज अगर वो स्थिर है, अगर वो गति नहीं कर रहा है, वो मूव नहीं कर रहा है, तो उस पर कोई चुंबकीय बल नहीं लगेगा, कोई मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगा अगर वो मूव नहीं कर रहा है। इसका मतलब है सिर्फ गतिशील आवेश ही किसको उत्पन्न करता है? चुंबकीय प्रभाव को या चुंबकीय बल को, मैग्नेटिक इफेक्ट को या मैग्नेटिक फोर्स को जनरेट करता है। और जो मैग्नेटिक फोर्स जनरेट होता है उस मूविंग चार्ज की वजह से, उस गतिशील आवेश की वजह से, जो कि किसमें रखा हुआ है? चुंबकीय क्षेत्र में, मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है। उसके बारे में लॉरेंज ने 3 बातें बताई। जो चुंबकीय बल लगता है जब वो गति करता है, तब वो किस किस बातों पर निर्भर करता है ये बताया लॉरेंज ने। और उन्होंने पहली बात बताई है कि जो मैग्नेटिक फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मैग्नेटिक फील्ड के। किसके सीधे समानुपाती होता है? चुंबकीय क्षेत्र के। प्रोपोर्शनल होता है बी के। मैग्नेटिक फोर्स को हमने किससे रिप्रेजेंट किया है? एफ से, चुंबकीय बल को, और चुंबकीय क्षेत्र को हमने बी से रिप्रेजेंट किया है। तो लॉरेंज ने बताया कि जो चुंबकीय बल है वो सीधे समानुपाती होता है चुंबकीय क्षेत्र के। और उन्होंने ये भी बताया कि ये जो चुंबकीय बल है वो सीधे समानुपाती होता है उस मूविंग चार्ज के जो मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है। जो गतिशील आवेश है उसके सीधे समानुपाती होता है चुंबकीय बल। यहाँ पर हमने एक गतिशील आवेश लिया है जिस पर ये फोर्स, जो क्योंकि ये मूविंग चार्ज है इसलिए ये मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। जो फोर्स है चुंबकीय बल वो ऊपर की ओर लग रहा है। ये जो बी है वो है, बी क्या है? चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड। और ये है वेलोसिटी, क्योंकि ये एक मूविंग चार्ज है, गतिशील आवेश है, गति करेगा तो किसी वेग से गति करेगा, इसीलिए इसकी जो वेलोसिटी है वो है स्मॉल v। यहाँ से ये एंगल बनाता है थीटा,
इसीलिए जो वेलोसिटी है उसके दो कंपोनेंट्स हैं, ये है v cos थीटा और ये है v sin थीटा। एक ऊर्ध्व घटक है, एक लंब घटक है, किसका? वेलोसिटी का, वेग का। तो उन्होंने तीसरी बात बताई है कि जो मैग्नेटिक फोर्स होता है F, जो चुंबकीय बल है, वो किसके सीधे समानुपाती होता है? जो लंब घटक है वेग का, वेलोसिटी का, कौन सा है? परपेंडिकुलर कंपोनेंट जो है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ऐसी तीन बातें बताई हैं लॉरेंज ने, किसके बारे में? मैग्नेटिक फोर्स के बारे में। जब कोई चार्ज मूव करता है, किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, तब वो मैग्नेटिक फोर्स जो उस पर लगता है वो किन किन बातों पर निर्भर करता है, ये बताया लॉरेंज ने। और जब हम इन सभी को कंबाइन कर देते हैं तब ये हो जाता है QB V sin थीटा। हम जब प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो कांस्टेंट आता है ऑब्वियसली, और यहाँ पर ये जो कांस्टेंट है इसकी वैल्यू होती है 1, तब F बराबर हो जाता है, ये बताया है लॉरेंज ने कि यहाँ पर जो कांस्टेंट होता है उसकी वैल्यू कितनी होती है? 1। तो ये जो बल हो जाता है जिसको हम कहते हैं चुंबकीय बल, मैग्नेटिक फोर्स, उसका ये फॉर्मूला निकल आता है। क्योंकि ये फोर्स का फॉर्मूला किसने दिया है? लॉरेंज ने दिया है इसको, इसीलिए इसको या तो आप मैग्नेटिक फोर्स कह दीजिए या आप कह दीजिए लॉरेंज फोर्स कह दीजिए। इसको हम लॉरेंज बल या चुंबकीय बल कहते हैं। और अगर हम चाहें तो यहाँ से क्या निकाल सकते हैं? ये जो चुंबकीय क्षेत्र है V निकाल सकते हैं, और वो कितना हो जाएगा? F अपॉन QV sin थीटा। और जैसा कि एक साइंटिस्ट और थे फ्लेमिंग, फ्लेमिंग का नाम आपने सुना होगा। उन्होंने दो रूल दिए हैं, एक है लेफ्ट थंब रूल, लेफ्ट हैंड रूल, और दूसरा है राइट हैंड रूल। तो उन्होंने अपने लेफ्ट हैंड रूल में ये बताया है कि जो डायरेक्शन होती है फोर्स की, जो फोर्स है उसकी डायरेक्शन हमेशा ही परपेंडिकुलर होती है मैग्नेटिक फील्ड के। जो चुंबकीय बल है वो हमेशा लंबवत होता है चुंबकीय क्षेत्र के, और अगर ये लंबवत है तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा? अगर ये लंबवत है तो थीटा बराबर हो जाता है 90। ऐसा किसने बताया है? फ्लेमिंग ने बताया है। उन्होंने ये तीन डायरेक्शन दी है अपने लेफ्ट हैंड रूल में, आपने पहले भी सुना होगा। इस तरह से हम फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल को सेटिस्फाई करते हैं। ये जो थंब है इसका मतलब है फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, चुंबकीय बल जो हमेशा अपर डायरेक्शन में लगता है। ये है मैग्नेटिक फील्ड B, चुंबकीय क्षेत्र जो हमेशा परपेंडिकुलर होता है। ये दोनों एक दूसरे के कैसे होते हैं? परपेंडिकुलर होते हैं, लंबवत होते हैं। और ये जो तीसरा कंपोनेंट है वो है करंट। अगर आप धारा की बात करें तो यहाँ पर हम करंट लेते हैं, और अगर आप वेलोसिटी की बात करें तो यहाँ पर हम V ले लेते हैं, वेग ले लेते हैं। तो ये इस तरह से उन्होंने तीनों के लिए अलग अलग डायरेक्शन दी है। किसने दी है? फ्लेमिंग ने दी है अपने लेफ्ट हैंड रूल में। और अगर ये दोनों एक दूसरे के लंबवत है, ऐसा बताया है फ्लेमिंग ने कि जो फोर्स है वो फील्ड है, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, तो जो थीटा है वो कितना हो जाता है? 90। तब B बराबर कितना हो जाता है? F अपॉन Q इंटू V। ये हमने क्या निकाल लिया है? ये है मैग्नेटिक फोर्स और लॉरेंज फोर्स, चुंबकीय बल या लॉरेंज बल। और ये क्या है? B का मतलब है मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ से हम मैग्नेटिक फील्ड को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। और F की जो यूनिट होती है वो होती है न्यूटन। इस पूरे की यूनिट क्या हो जाएगी? न्यूटन इंटू एम्पियर इंटू मीटर, न्यूटन पर एम्पियर इंटू मीटर। या तो इसकी यूनिट ये होती है या इसकी यूनिट होती है टेस्ला। क्या होती है इसकी यूनिट? टेस्ला। और टेस्ला को हम कैपिटल T से रिप्रेजेंट करते हैं। ये यूनिट होती है चुंबकीय क्षेत्र की, मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट या तो होती है न्यूटन पर एम्पियर इंटू मीटर, या फिर इसकी SI यूनिट होती है टेस्ला, जिसको हम T से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस तरह से हम मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। B को कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र। F है
मैग्नेटिक फोर्स चुंबकीय बल, Q है मूविंग चार्ज गतिशील आवेश, और V है गति करने पर जो वेग है उसका वो वेलोसिटी। और जैसा कि आपको बताया है कि इसकी यूनिट होती है टेस्ला, और जो मैग्नेटिक फील्ड होता है पृथ्वी का जो चुंबकीय क्षेत्र होता है उसकी वैल्यू होती है 1 गॉस। कितनी होती है? 1 गॉस। गॉस का नाम आपने सुना होगा, टेस्ला का भी सुना ही होगा। तो गॉस और टेस्ला में जो रिलेशन होता है वो क्या होता है? एक गॉस बराबर होता है 10⁻⁻⁴ टेस्ला। इसका मतलब है कि जो पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र है उसकी वैल्यू या तो 1 गॉस है या फिर कितनी है 10⁻⁻⁴ टेस्ला। अगर ये जो फोर्स है मैग्नेटिक फोर्स है उसकी वैल्यू है 1 न्यूटन। जो हमने चार्ज लिया है मूविंग चार्ज गतिशील आवेश उसकी वैल्यू है 1 कूलम, और वो 1 मीटर पर सेकंड के वेग से गति कर रहा है। तो जो हमारा चुंबकीय क्षेत्र होता है मैग्नेटिक फील्ड उसकी वैल्यू होती है 1 टेस्ला। कितनी हो जाती है? 1 टेस्ला। ये कब हो जाती है कि जो फोर्स है उसकी वैल्यू कितनी है? 1 न्यूटन, जो कि यूनिट चार्ज पर क्या कर रहा है? एक्टिंग कर रहा है, या किसी एकांक आवेश पर जो बल लगता है अगर वो 1 न्यूटन हो और 1 मीटर पर सेकंड के वेग से गति कर रहा हो तब उसका चुंबकीय क्षेत्र होता है 1 टेस्ला। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सर्कुलेटिंग चार्ज पार्टिकल, वृत्तीय गति करता हुआ आवेशित कण। लास्ट टॉपिक में हमने ये पढ़ा कि अगर कोई कण आवेशित है और मूविंग है, गतिशील है, तब वो क्या करता है? चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करता है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है और मैग्नेटिक इफेक्ट भी प्रोड्यूस करता है। तो वैसे ही हमने एक पार्टिकल ले लिया है जो है पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, और वो क्या कर रहा है? सर्कुलर मोशन कर रहा है। और सेमेस्टर फर्स्ट में आपको सर्कुलर मोशन के बारे में पढ़ाया गया था। यहाँ पर आप देख रहे होंगे इसकी जो वेलोसिटी है वो हर जगह कैसी है? समान है, यूनिफॉर्म है। और जब कोई कण यूनिफॉर्म वेलोसिटी से सर्कुलर मोशन करता है तब उसी सर्कुलर मोशन को हम क्या कह देते हैं? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, एक समान वृत्तीय गति। तो जो कण है वो कौन सी गति कर रहा है? एक समान वृत्तीय गति। जैसा कि फ्लेमिंग ने बताया था, जो डायरेक्शन है मैग्नेटिक फोर्स की, यहाँ पर मैग्नेटिक फोर्स को F से रिप्रेजेंट किया है। जो डायरेक्शन है मैग्नेटिक फोर्स की और वेलोसिटी की, ये दोनों एक दूसरे के लंबवत है, परपेंडिकुलर है हर बिंदु पर, आप देख पा रहे होंगे। और जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है मूविंग चार्ज की वजह से, करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से, उसको हमने B से रिप्रेजेंट किया है। ये चारों तरफ जो क्षेत्र बना है इसको ही हम कह देते हैं चुंबकीय क्षेत्र। तो इस तरह से हमने एक ऐसा कण ले लिया है जो क्या कर रहा है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो इसमें पहले हम क्या निकालेंगे? वर्क निकालेंगे। जो कण कार्य कर रहा है उसके लिए निकालेंगे, और वर्क बराबर क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और फोर्स को हमने F से रिप्रेजेंट किया है, इनटू जो डिस्प्लेसमेंट है उसको हमने S से रिप्रेजेंट किया है। और ये दोनों का क्या है? डॉट प्रोडक्ट है। और जब डॉट प्रोडक्ट को हम कन्वर्ट करते हैं तो ये आता है Fs cos थीटा। ऐसा हमने बताया था कि इन्हीं दो सदिशों का डॉट गुणनफल के बारे में बताया था। तो वो कितना आ जाता है? Fs cos थीटा। और क्योंकि वेलोसिटी और फोर्स जो है वो कैसे हैं? परपेंडिकुलर है, लंबवत है, तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा? 90। तब जो W है वो कितना हो जाएगा? Fs cos 90, और cos 90 की वैल्यू कितनी होती है? 0। तो इसके द्वारा जो किया गया कार्य है, जब ये सर्कुलर मोशन कर रहा है तब इसके द्वारा किया गया जो कार्य है, जो वर्क डन है, वो कितना होता है? 0। और नेक्स्ट क्या निकालेंगे हम? इसकी काइनेटिक एनर्जी। और आपको सेमेस्टर फर्स्ट में ही एक थ्योरम पढ़ाई गई थी जो थी वर्क एनर्जी थ्योरम, कार्य ऊर्जा प्रमेय। और उसने आपको बताया था कि जो किया गया कार्य है
वो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? किया गया कार्य वर्क डन इज इक्वल टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर। इस तरह से जो W है वो कितना हो जाएगा? K1 माइनस K2, और क्योंकि इसके द्वारा किया गया कार्य कितना है? 0, तो ये हो जाएगा K1 माइनस K2, और K1 बराबर हो जाएगा K2 के। इसका मतलब है कि अगर कोई पार्टिकल कैसा करना है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करना है, या उसकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, एक समान वेग से गति कर रहा है, तब उसकी जो ऊर्जा है, गतिज ऊर्जा, वो भी एक समान होगी, वो भी कांस्टेंट रहेगी, वो चेंज नहीं होगी, वो स्थिर रहेगी या नियत रहती है। और इसी में नेक्स्ट हम निकालेंगे फॉर्मूला रेडियस के लिए, और जो मैग्नेटिक फोर्स होता है वो बराबर होता है, या फिर जो लॉरेंज फोर्स होता है वो बराबर होता है QVB साइन थीटा। और यहाँ पर जो फोर्स है वो कैसा है? परपेंडिकुलर है, तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा? 90, और इस तरह से जो फोर्स है वो कितना हो जाएगा? QVB। ये है हमारी इक्वेशन 1। और जो हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, अभिकेंद्रीय बल, जब कोई सर्कुलर मोशन करता है तो सेंटर की ओर जो फोर्स लगता है, केंद्र की ओर लगने वाला बल ही क्या कहलाता है? सेंट्रीपिटल फोर्स, अभिकेंद्रीय बल, जिसके बारे में आपको सेमेस्टर फर्स्ट में पढ़ा है, और ये बराबर होता है mv² r। और ये दोनों ही, ये अट्रैक्शन फोर्स है, जो मैग्नेटिक फोर्स क्या है? वो एक अट्रैक्शन फोर्स है, और ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो भी एक अट्रैक्शन फोर्स ही है, जो सेंटर की ओर लगता है, और ये दोनों ही एक दूसरे को बैलेंस करते हैं। जब ये जो चार्ज पार्टिकल है सर्कुलर मोशन करता है तब, तो दोनों ही कैसे हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। QVB किसके बराबर हो जाएगा? mv² r। और हमें किसके लिए फॉर्मूला ड्राइव करना है? r के लिए, जो कि रेडियस है, तो इसकी एक पावर चली जाएगी, ये हो जाएगा mv/qb। जो रेडियस है उसका फॉर्मूला ड्राइव कर लेंगे, mv/qb। m क्या है? मास है, जो चार्ज पार्टिकल है उसका द्रव्यमान है, v फॉर वेलोसिटी, q फॉर चार्ज, एंड b फॉर मैग्नेटिक फील्ड। और नेक्स्ट क्या है हमारा? टाइम पीरियड। फोर्थ क्या है? टाइम पीरियड। आवर्तकाल के लिए हम फॉर्मूला ड्राइव करेंगे। आवर्तकाल क्या होता है? एक चक्कर लगाने में लगा समय, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड। और T बराबर होता है 2πr/v। ऐसा ये फॉर्मूला भी आप पहले ड्राइव कर चुके हैं, और यहाँ पर हम किसका फॉर्मूला लगा देंगे? R का, जो रेडियस हमने अभी निकाली है उसका। तो ये कितना हो जाएगा? mv/v × qb। इससे ये कैसे हो जाएगा? तब जो हमारा टाइम पीरियड है, परिक्रमण काल, वो आ जाएगा 2πm/qb। तो इस तरह से हमने किस किस के लिए फॉर्मूला निकाल लिया है इसी टॉपिक में? वर्क के लिए, काइनेटिक एनर्जी के लिए, रेडियस के लिए, टाइम पीरियड के लिए, और अब हम किसके लिए निकालेंगे? फ्रीक्वेंसी के लिए। हमने कार्य के लिए, गतिज ऊर्जा के लिए, त्रिज्या के लिए और आवर्तकाल के लिए फॉर्मूला ड्राइव कर लिया है। अब हमारा नेक्स्ट इसी में है फ्रीक्वेंसी। अब हम किसके लिए फॉर्मूला ड्राइव करेंगे? आवृत्ति के लिए ड्राइव करेंगे, और फ्रीक्वेंसी को f से रिप्रेजेंट करते हैं या स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये बराबर होता है 1/t। एकांक समय में कण द्वारा जितने भी चक्कर लगाए जाएंगे उसको ही हम क्या कह देते हैं? आवृत्ति। The number of oscillations completed by the particle per second is called frequency। और t के लिए हमने जो फॉर्मूला अभी ड्राइव किया था वो क्या था? 2πm/qb। इसको हम यहाँ रख देंगे, तब f बराबर किसके हो जाएगा? qb/2πm। और जो हमारा नेक्स्ट है इसी में वो है पिच। क्या है ये? पिच। पिच के बारे में तो आप जानते ही होंगे, जो लोग क्रिकेट खेलते
वो जानते हैं कि एक पर्टिकुलर फील्ड बना दिया जाता है बैटर के लिए, बॉलर के लिए परफॉर्म करने के लिए, हम उसको ही क्या कहते हैं, पिच कहते हैं। और उस पिच का मतलब होता है कि जो आवर्तकाल है, एकांक समय में कितनी दूरी तय की गई है कण द्वारा, उसको ही हम क्या कह देते हैं, पिच। पिच क्या है, द डिस्टेंस कवर्ड बाय पार्टिकल पर यूनिट टाइम। एकांक समय में कण द्वारा जितनी दूरी तय करी जाती है उसको ही हम क्या कह देते हैं, पिच कह देते हैं। इसको हम P से रिप्रेजेंट करते हैं। पिच बराबर होती है जो पैरेलल कंपोनेंट होता है, जो समांतर घटक होता है किसका, वेग का, वेलोसिटी का, इनटू टाइम पीरियड। आवर्तकाल जो परिक्रमण काल है उसका और समांतर घटक का गुणनफल ही क्या कहलाता है, पिच कहलाता है। और जो पैरेलल कंपोनेंट है वो कौन सा है वेलोसिटी का, v cos थीटा, इनटू टाइम पीरियड के लिए हमने ये फॉर्मूला पहले से ही निकाल लिया है, 2 पाई m अपॉन qb। तो यहाँ से जो हमारी पिच है वो कितनी हो जाएगी, 2 पाई m v cos थीटा अपॉन qb। ये क्या है, हमारी पिच, वो दूरी है जो हम एकांक समय में तय कर पाते हैं, उसको ही क्या बोल देते हैं, पिच बोल देते हैं। इस तरह से हम क्या कर लेते हैं, अगर कोई पार्टिकल है, चार्ज पार्टिकल है, सर्कुलर मोशन में है, तो उस पर कौन कौन सी क्वांटिटीज एक्ट होंगी, कौन कौन सी राशियां कार्य करेंगी, और उन सभी का फॉर्मूला हमने इसमें ड्राइव कर लिया है। इसके डिटेल्ड नोट्स भी मैं आप पे भेज दूंगी, जिससे आप अच्छे से स्टडी कर पाएंगे आपके इन टॉपिक्स की, जो कि इम्पोर्टेंट है।